गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो हम इस कविता को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के श्योरपुर नामक स्थान पर सन 1917 ईस्वी में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी पुलिस विभाग में थे। पुलिस विभाग में होने के कारण उनका निरंतर ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसके कारण उनकी पढ़ाई नियमित नहीं हो सकी। मुक्तिबोध जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से एमए किया और तत्पश्चात राजनांद गांव के एक डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। कहने का मतलब है कि हिंदी विषय से एमए करने के बाद इन्होंने राजनांद नामक डिग्री कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से सन 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं जो हैं वो चाँद का मुँह टेढ़ा है, काठ का सपना, विपात्र, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपनी रचना में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। तो ये रहा मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। अब हम इस कविता को देखते हैं। देखिए, यहाँ सहर्ष स्वीकारा है, ये जो कविता है ये स्वीकारा शब्द एक आया है इसमें। देखिए, स्वीकारा शब्द जो होता है ये एक ही है, लेकिन इसके पहले अगर विशेषण के रूप में हम प्रयोग कर दें कि सहर्ष स्वीकारा, तो उसका अर्थ बदल जाता है। क्योंकि एक स्वीकारना होता है और दूसरा सहर्ष स्वीकारना होता है। तो सहर्ष स्वीकारना जो होता है वह प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया जाता है, लेकिन स्वीकारना हो सकता है कोई दबाव में भी कोई बात स्वीकार कर ले, मान ले, या किसी कारण से स्वीकार कर ले। तो ऐसा हो सकता है कि न चाहते हुए भी किसी कारण से वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन सहर्ष स्वीकारना होता है वह स्वयं और प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार कर रहा है। तो यह कविता हमें जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद सबको एक सम्यक भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। तो आइए अब हम कविता देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। देखिए, यहाँ कवि कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है, ज़िंदगी में जो कुछ है अर्थात मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, जो भी है का मतलब हमारी ज़िंदगी में जो जैसा भी है, सहर्ष स्वीकारा है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है। फिर आगे कब कहता है, मैं इसलिए भी स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अर्थात मेरे इस जीवन में जो कुछ भी, अर्थात मैंने अपने जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त की हैं वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें का मतलब यहाँ कब जो है वह अपनी माँ के लिए अथवा अपनी प्रेयसी यानी प्रियतमा के लिए, दोनों के लिए भी वह संबोधन कर रहा है कि मेरे जीवन में सुख दुख या उपलब्धियाँ जो कुछ भी है वह तुम्हें पसंद है, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है, उन्हें सहर्ष मैंने स्वीकार कर लिया है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली गरीबी, अब यहाँ देखिए गरीबी है, गरीबी के पहले गर्बीली शब्द आया है जो कि एक विशेषण है, यानी वह गरीबी की भी विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ गर्बीली गरीबी का मतलब होता है कि स्वाभिमान युक्त गरीबी। इसीलिए कवि कह रहा है कि गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब,
अर्थात मेरी यह जो स्वाभिमान युक्त गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, अर्थात मेरे जीवन में मुझे जो भी गंभीर अनुभव मिले हैं, ये सब, यह विचार वैभव सब, और मेरे विचारों का जो वैभव है, विचार वैभव यानी विचार रूपी संपत्ति जो है मेरी, यह सब दृढ़ताया, और मेरे विचारों की जो दृढ़ता है, भीतर की सरिताया, भीतर की सरिता, भीतर माने हृदय की, सरिता माने नदी होता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ हृदय में तो नदी प्रवाहित नहीं होती, हृदय में हमारे भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे मन में बहती हुई भावनाओं की जो नदी है, यह अभिनव सब मौलिक है। ये सब मौलिक और अभिनव हैं। अभिनव का मतलब नए हैं, ठीक है ना। कवि कह रहा है कि यह मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, विचारों की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की ये जो नदियां हैं, ये सब मौलिक तथा अभिनव अर्थात नए हैं। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा। इसलिए कवि कह रहा है कि मौलिक हैं, मौलिक हैं, ये जो भी नए हैं, इनकी मौलिकता का कारण यह है, अर्थात ये मौलिक हैं क्योंकि इनकी मौलिकता का क्या कारण यह है कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अर्थात मेरे जीवन में हर क्षण जो भी घटित होता है, अर्थात जो भी घटनाएं घटती हैं, वह कुछ जागृत है, अर्थात वो मेरी उपलब्धियां हैं, ठीक है ना। संवेदन तुम्हारा है, वह सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण हुआ है। तुम्हारी का मतलब यहाँ फिर माँ ले लीजिए अथवा प्रेसी ले लीजिए, कब इन दोनों में से दोनों को संबोधित करते हुए करा है, या किसी एक को मान लीजिए कि संबोधित करते हुए करा है कि उसमें तुम्हारा ही संवेदन है, अर्थात तुम्हारी ही प्रेरणा छिपी हुई है कि जिसके कारण मैंने इस गरीबी को स्वाभिमान युक्त बना दिया है, और जीवन में मेरे जो भी सुख दुख मिल रहे हैं, मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। ये थी कविता की व्याख्या। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, कवि जो है वह अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ या प्रिया को देना चाहता है। संबोधन शैली है, क्योंकि यहाँ संवेदन तुम्हारा है, और ऊपर भी आपने पढ़ा कि वह तुम्हें प्यारा है, तो इसलिए यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है, छंद जो है मुक्तक है। यहाँ ये पल पल, यहाँ आप ये शब्द देख रहे हैं आया है पल पल, इसके कारण पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, विचार वैभव, विचार रूपी वैभव, भीतर की सरिता अर्थात भीतर की भावनाएं, तो भीतर की सरिता तो नहीं, लेकिन ये विचार वैभव के कारण रूपक अलंकार भी है, विचार रूपी वैभव, अनुप्रास अलंकार है ही, ठीक है ना। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य। आइए अब हम इन छंदों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, कवि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार क्यों करता है। सीधा भी आपने कविता में पढ़ा, कवि को अपने जीवन की हर उपलब्धि व स्थिति इसलिए सहर्ष स्वीकार है क्योंकि यह सब उसकी माँ अथवा उसकी प्रेयसी को प्रिय लगता है, ठीक ना। ऊपर भी आपने पढ़ा कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए कवि यहाँ कह रहा है, ठीक है ना, कि जीवन की, कवि को जीवन की हर उपलब्धि और हर परिस्थिति इसलिए प्रिय है, उसको वह इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि यह सब कुछ उसकी माँ अथवा उसकी प्रेयसी को प्रिय लगता है, और कवि की हर उपलब्धि उनको प्रिय है। ठीक, यह था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम इस पाठ का, इस गद्यांश पर आधारित ये पाठ का दूसरा प्रश्न देखते हैं। गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण के लिए औचित्य और स्पष्ट कीजिए। देखिए, गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण के लिए औचित्य
स्पष्ट करना है। तो गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण के लिए औचित्य स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए यहाँ गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण जो है वह गर्बीली है। इसका औचित्य यह है कि कवि गरीबी की अवस्था में भी अपना स्वाभिमान बनाए हुए है, इसीलिए उसको वो गर्बीली गरीबी कह रहा है। कवि गरीबी का बोझ न मानकर उस स्थिति में भी प्रसन्न रहता है। यानी कवि जो है वो गरीबी को बोझ नहीं मानता, वो यह मानता है कि ये जीवन के समय हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, अमीरी और गरीबी आती रहती है, इसीलिए वह अपने स्वाभिमान को बना करके और प्रसन्न है, ठीक ना। इसीलिए वह गरीबी को बोझ न मानकर उस स्थिति में भी वो प्रसन्न रहता है। तो आइए अब हम इस पाठ का तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है तथा क्यों? कवि किन्हें नवीन और मौलिक मानता है? देखिए, कवि जो है वह स्वाभिमान युक्त गरीबी को जीवन के गंभीर अनुभव, वैचारिक चिंतन और अंतःकरण की भावनाओं को मौलिक मानता है, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा है कि अभिनव है, ठीक ना, इसलिए इन्हें मौलिक मानता है। इसका कारण यह है कि ये सब उसके यथार्थ के प्रतिफल हैं। यथार्थ का मतलब वास्तविकता। कारण है कि ये सब वास्तविक उसकी कवि की वास्तविकता के प्रतिफल हैं, फल हैं, परिणाम हैं, इसीलिए कवि जो है वह उनको नवीन और मौलिक मान रहा है। ठीक, तो आइए अब हम इस पार्ट का चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। देखिए, यहाँ कवि कह रहा है कि जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है। इसके द्वारा यह कवि यह मानता है कि मेरे पास जो भी उपलब्धियां हैं वह उसे, अर्थात उसकी माँ को या प्रिया को पसंद है, ठीक ना। ये था इसका आशय। ओके, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे के भागों को हम अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।